हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि किस तरीके से हम सॉम का यूज करते हैं डिजाइन करने में, किस तरीके से स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया का यूज होता है, क्या सॉम के अजम्पशंस होते हैं, और उन अजम्पशंस को भी हमने लास्ट सेशन में समझा था। अब थोड़ा सा और इस बात को आगे लेकर के चलते हैं। सो लास्ट सेशन में बेटा हमने इस बात को देखा और समझा था कि आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनस मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, सो बेटा किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए तो हमने लास्ट सेशन में क्या बात की थी कि हमारे इलास्टिक कांस्टेंट कौन से होते हैं। हमारे इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड हमारा पॉइजन रेशियो। ये क्या है? ये म्यू है, पॉइजन रेशियो। ठीक है, सो ई, जी, के एंड म्यू, ये हमारे चार इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इन चार इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सो सॉम में मैं आपको वो पहले सेट ऑफ इक्वेशन देने जा रहा हूं जो आपको एक्चुअली याद करना है। ठीक है, ये इक्वेशंस हमको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। क्या रिलेशनशिप है बेटा ई, जी, के एंड म्यू के बीच में फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल? सो ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई इज इक्वल टू 9kg 3k प्लस जी। सो बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स माय डियर, ये तीन इक्वेशंस हमारे होते हैं जो हमें रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं ई, जी, के एंड म्यू का। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हमको याद होने चाहिए। अब अगर ये तीनों इक्वेशंस हमें याद है तो बेटा जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूं, इक्वेशन अपने आप में बहुत सारे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो अगर आपको ये तीन इक्वेशन याद है तो आप देख सकते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे और क्या क्या थ्योरी या और क्या क्या टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम डेवलप करते हैं, थोड़ा इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए सबसे पहला सवाल यहां से आपको जो देखने को मिलता है, अभी हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहां पे जो सबसे पहला सवाल आपको देखने को मिलता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो अपन एक काम करते हैं, जरा इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मटेरियल लिखा आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आई होप आप लोगों को याद हो, जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसी गिवन पॉइंट पे डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। और इसमें क्या पूछता है कि बताओ भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपके मन में शायद ये बात आई होगी सर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आखिर मतलब क्या है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं। देखिए ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, इफ आई हैव अ इक्वेशन बेटा, ठीक है, x प्लस वाई, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं आपसे इस इक्वेशन में पूछूं कि बेटा बताओ कितने टोटल वेरिएबल हैं, ये जो इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ कि कितने टोटल वेरिएबल है, तो आप कहोगे कि सर टोटल वेरिएबल हमारे 2 हैं, है ना। टोटल वेरिएबल कितने हैं? टोटल वेरिएबल है हमारे 2। ठीक है, तो सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी सेट ऑफ इक्वेशन में हमें कितने वेरिएबल गिवन कर दिए जाए ताकि रिमेनिंग वेरिएबल हम निकाल सकें। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कितने वेरिएबल मैं आपको दे दूं कि आप बचे वेरिएबल निकाल लोगे, तो आप कहोगे कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में अगर कोई हमें x दे दे तो अपन y निकाल सकते हैं, कोई y दे दे तो अपन x निकाल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 1। ठीक है,
मतलब अगर एक मैं आपको x की वैल्यू दे दूं, लेट्स सपोज x इज 0.5, तो क्या मुझे आपको y की वैल्यू भी देने की जरूरत है? नहीं, आप y खुद से निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स करके। ठीक है, आई होप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, है ना। अब बताइए इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? तो इसमें हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2। क्यों सर? क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे टोटल वेरिएबल 3 है। ठीक है, अब अगर किसी ने हमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल नहीं बताए तो हम तीसरा वेरिएबल यहां पे नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से किसी आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अगर मैं इन सेट ऑफ इक्वेशंस को देख रहा हूं, चलो इनको नाम भी दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कितने हैं? है ना, मतलब यहां पे टोटल कितने वेरिएबल दिखते हैं? 4 वेरिएबल दिखते हैं, ई, जी, के एंड म्यू। इन 4 वेरिएबल में से कौन से 2, या अगर आप इनको इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो अगर आपको इन चारों में से कोई भी 2 दे दिया जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन, तो आप बचे 2 बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ई और जी दे दूं तो म्यू पहले इक्वेशन से निकल गया, के दूसरे इक्वेशन से निकल गया। किन्हीं भी 2 को आप चुन लीजिए, आप के और म्यू चुन लीजिए। के और म्यू अगर आपने चुन लिया तो ई हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल गया, फिर जी चाहे इक्वेशन 1 से ले लो चाहे इक्वेशन 3 से ले लो, है ना। एक नजर डालिए और देखिए कि इन चारों में से अगर कोई 2 आपके पास हो तो बचे 2 निकाल सकते हैं क्या? तो आपके मन में आएगा जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बोलता है कि सर जो मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है वो क्या होगा? एनाइसोट्रोपिक होगा। ठीक है, अब एनाइसोट्रोपिक होगा तो इसका क्या मतलब है सर? एनाइसोट्रोपिक होगा तो इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, जो मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है वो एनाइसोट्रोपिक हो सकता है। राइट। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि एनाइसोट्रोपिक मटेरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको कहना चाहिए सर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल आर दोस व्हिच हैव डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। भाई आइसोट्रोपिक में क्या होता है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो एनाइसोट्रोपिक में क्या हुआ? डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हुई। तो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 21 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा हमारे कितने हैं? ये है हमारे 21। अब जो मटेरियल ना आइसोट्रोपिक है ना एनाइसोट्रोपिक है तो इट कैन बी ऑर्थोट्रोपिक। ये कभी कभी रैंडम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछ ली जाती है ये बात, इसलिए हम इसको एक बार मेंशन भी कर लेते हैं। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं 9। सर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कैसा होता है? देखिए, इस दुनिया में जो भी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स बनाया गया है, मतलब परत द परत, है ना, परत के ऊपर परत करके जो भी मटेरियल बनाए गए हैं दुनिया में वो हमारे ऑर्थोट्रोपिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैंडविच, है ना, अपन सैंडविच खाते होंगे, कैसे खाते हैं? एक ब्रेड का स्लाइस लेने का, ठीक है, उसके ऊपर प्याज का एक स्लाइस रखने का, फिर टमाटर रखने का, फिर कोई पैटी रखने की, फिर ब्रेड लगा देने का। मतलब क्या है, आपने कई सारी लेयर्स बना दी, लेयर बाय लेयर बना दिया। ठीक है, जो भी चीज लेयर बाय लेयर बन जाती है वो ऑर्थोट्रोपिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर बनते हुए आपने देखा होगा, आप सिविल इंजीनियर है ना, ईटा लगाया, प्लास्टर लगाया, सीमेंट लगाया, फिर ईटा लगाया, मतलब फिर से क्या परत परत बन गई। जैसे आप नॉर्मली देखते हो प्लाईवुड, है ना, बहुत सामान्य देखने को मिलता है, हमारे घरों में यूज होता है, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है। कई बार दुकान पे जाओगे तो उसको इंजीनियर वुड भी कहते हैं, है ना। तो उसमें भी आप देखिए कि प्लाई के ऊपर प्लाई होती है, लकड़ी की एक प्लाई, फिर लकड़ी की एक और प्लाई, फिर प्लाई, फिर प्लाई, फिर प्लाई। तो वो भी क्या है? ऑर्थोट्रोपिक। नेचुरली अवेलेबल मटेरियल में जैसे अगर आप बात करो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट जो क्या होता है उसमें भी लेयर्ड मटेरियल होता है। अगर आप उसकी देखोगे तो वो भी परत द परत होता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी मटेरियल जिसमें परतें होती हैं उन्हें ऑर्थोट्रोपिक कहते हैं। और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 9 होते हैं। राइट, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 9 होते हैं। ओके, सो ये कई बार रैंडमली पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। सर और क्या इन इक्वेशन से पूछा जा सकता है? और क्या? अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, बल्कि एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
ओके सो अच्छा, इसकी बात तो हमारी पहले ही हो चुकी है, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, क्या होता है पॉइजन रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल टू एक्सियल स्ट्रेन, राइट। ये सर क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मॉड लगा हुआ है तो जब भी आप पॉइजन रेशियो निकालोगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है, जो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, इसलिए मॉड लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये तो देखो इसमें क्या पूछा है, ये भी आपका गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज रिलेटेड बाय, ठीक है, मटेरियल इज रिलेटेड बाय। तो क्या है, वही जो हमारा इक्वेशन है उसी को थोड़ा घुमा फिरा करके लगा दिया है। तो हमने किस फॉर्म में देखा, हमने किस रूप में देखा, E is equal to 2G 1 plus mu। तो कौन सा मैच कर रहा है बेटा? ये वाला मैच कर रहे हैं ना। G is equal to E upon 2 1 plus mu, है ना। और देख लेते हैं जरा, हाँ, ये हमारे गेट 2014 का क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड इज हाउ मच। तो अभी हमने देखी इस बात को, क्या देखा सर? हाउ मच, दिस इज 2, राइट। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए? ये होता है 2, ठीक है। ओके, सो जैसे ये क्वेश्चन है सबसे ऊपर वाला, सबसे पहले ये नीचे के दो कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप मेरे साथ साथ आप भी इसका जवाब दे रहे होंगे, अपनी कॉपी में टिक मार रहे होंगे, है ना। पहले ये दो करते हैं, फिर वो न्यूमेरिकल है तो उसके बाद करेंगे। इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शियर मॉडुलस, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, ये सब गेट PYQ है। इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शियर मॉडुलस, सो E is equal to 2G 1 plus mu, राइट। देखो ये सही तरीका है म्यू बनाने का, मेरा थोड़ा गलत बनता है। सो क्या हो गया? रेशियो ऑफ E by G, सो 2 1 plus mu, है ना। अब क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय, सो आई होप हमको पता है E is equal to 3K 1 minus 2 mu। चलिए अब ये न्यूमेरिकल करते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए, इसका आंसर करिए, है ना। डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, जैसे अपन हर सेशन में करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूं। सो इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज 0.4, तो अगर किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो है 0.4, राइट, पॉइजन रेशियो है 0.4, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग्स मॉडुलस, सो हमें पता है E is equal to 2G 1 plus mu, E is equal to 2G 1 plus mu। तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या पूछा, देखिए कई बार ये गलती हो जाती है रेशियो लेने में भी, तो द रेशियो ऑफ G to E पूछा है, तो G by E का रेशियो क्या होगा बेटा? G by E का रेशियो क्या होगा? 1/2 1 plus mu, राइट, 1/2 1 plus mu। तो mu हमको दिया हुआ है, mu हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.4, राइट। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 0.357। न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है, ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे गेट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें न्यूमेरिकल डाटा जो भी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो फिलअप करना होता है। तो इसमें हमारा G by E का रेशियो क्या हो गया? 3.57, राइट। ओके, फिर वही क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, अगेन, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। ये अभी नहीं कर पाएंगे, आइए। अच्छा एक सेकेंड, ओके, हाँ जरा इसको पढ़िए, क्वेश्चन को, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, क्या बोलता है, और इसका आंसर सोचने की कोशिश करिए। अ रॉड ऑफ लेंथ L and diameter D is subjected to a tensile load P, ठीक है। Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in the diameter?
तो सर कैसे करेंगे, व्हाट कुड बी द आंसर? सो आई एम वेरी श्योर कि आप सब समझ पा रहे होंगे सर कि इसका आंसर डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि हमारा जो मटेरियल है, अब कुछ नहीं बोला तो सर कैसे माने, कुछ नहीं बोला तो सॉम का अजम्पशन क्या है कि ये मटेरियल कैसा होगा, आइसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होते हैं तो इसमें सारे ऑप्शंस में आपको डी ऑप्शन ही सही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें हमें 2 वेरिएबल्स के बारे में बात किया है। सो आपने देखा कि ये सारे गेट पीवाई क्यू थे। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी करेंगे अपन। सो आपने ये बात देखा कि सर अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए और भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको E की वैल्यू दे दी, मान लीजिए, है ना, कहा E इज इक्वल टू 200 GPa है, म्यू इज इक्वल टू 0.3 है, बताओ व्हाट इज G एंड K। तो मेरे को लगता है कि ये अपने से अब सब बता लेंगे, कहेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, आपने हमको E दिया है तो यहां रखेंगे 200, ये हो गया G, और 1 प्लस म्यू यानी 0.3, तो यहां से आ गया हमारा G, यहां से आ गया हमारा G। और हमें पता है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, तो सर हम यहां पे रखेंगे E की वैल्यू, ठीक है, और यहां पे हम रखेंगे म्यू की वैल्यू, और हमारी कहानी खत्म। यहां से अपन क्या करेंगे, के निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के हम सब अब कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर एंड आई ट्रस्ट माय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ अपन इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सर ठीक है, हमने ये सारी चीजें तो देखी सर, और यहां से क्या क्या पूछ सकता है थ्योरेटिकली, और क्या क्या पूछ सकता है। तो जरा एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ते हैं। E is equal to 3K 1 minus 2 mu. E is equal to 3K 1 minus 2 mu, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई इलास्टिक कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है? अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि बताओ बेटा कि क्या कोई इलास्टिक कांस्टेंट हमारा, या क्या कोई इलास्टिक कांस्टेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है क्या? तो आपके मन में आ रहा होगा नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई इलास्टिक कांस्टेंट हमारा नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अब ये बताइए बेटा, अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा गौर फरमाऊं और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 अगर जा रही है, तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव समथिंग आ रहा है। क्यों? यस सुनो भाई, ये 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू अगर 1/2 से ज्यादा हो गई तो ब्रैकेट के अंदर वाला मामला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। 3K और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा निगेटिव टर्म आ जाएगा। तो इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल? सो नॉट पॉसिबल, है ना, ये मुमकिन नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। तो देखो अब यहां से अपने को क्या मिल गया, E की मैक्सिमम रेंज मिल गई। तो सर मुमकिन क्या है, तो मुमकिन है कि म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें म्यू की मैक्सिमम रेंज मिल गई, म्यू की मैक्सिमम रेंज मिल गई। तो किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए किसी क्या मिला यहां से हमें, किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हमारा पॉइजन रेशियो 1/2 से अधिक नहीं हो सकता। तो जो भी आइसोट्रॉपिक मटेरियल है उसका पॉइजन रेशियो 1/2 या 1/2 से कम होगा। एंड व्हाट इज द अपर रेंज, मतलब लोअर रेंज क्या होगी? तो भाई अगर इस इक्वेशन से देखूं तो म्यू, ये इक्वेशन नेगेटिव होने के लिए म्यू को -1 से नीचे जाना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे ऐसा लिखना चाहिए, है ना, लेकिन म्यू भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है, तो प्रैक्टिकली दिस कैन नॉट बी 0, है ना, सॉरी दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो भैया इसको अपन 0 बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी म्यू की रेंज फॉर एनी आइसोट्रॉपिक मटेरियल। देखिए मैं हमेशा आपसे क्या कहता आया हूं कि इक्वेशन अपने आप में बहुत सारी चीजें कहना चाहता है, बस आपको उसे सुनने की समझ होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसे सुनने का एप्टीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा,
राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 से 1/2। अब एक मास्टर जी की एक और टिप ले लो। देखो भैया, इस सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट में जब आप किसी पैरामीटर की रेंज देखते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, सो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मतलब उस रेंज पे थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना जरूर। ठीक है, जैसे अगर म्यू की वैल्यू 1/2 होती है, जैसे म्यू की वैल्यू सर अगर कितनी हो, म्यू की वैल्यू अगर क्या होती है 1/2 होती है, तो म्यू की वैल्यू अगर 1/2 है, या हम इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.5 है, तो कौन से मटेरियल का म्यू नियरली 0.5 या 1/2 होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा एक मटेरियल वैक्स, है ना, अरे मोमबत्ती, है ना, कैंडल लाइट, राइट, है ना, तो वैक्स है ना, और पैराफिन, ये भी एक वैक्स जैसा ही मटेरियल होता है। तो वैक्स या पैराफिन का पॉइजन रेशियो नियरली क्या होता है 0.5 होता है, राइट। ठीक है, अब क्या स्पेशल बिहेवियर होता है, ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा। ठीक है, इसको मैं समय आने पे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी प्रूफ नहीं करूंगा, समय आने पे अपनी बात को सिद्ध भी करूंगा, लेकिन वो समय अभी नहीं है। ट्रस्ट एंड पेशेंस, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू 0.5 होने का तात्पर्य क्या होता है, इसका फिजिकल रिलेवेंस क्या होता है कि किसी भी टाइप की लोडिंग कंडीशन में चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 होता है। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 0 होता है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मतलब अगर किसी बॉडी का पॉइजन रेशियो 0.5 है तो आप उस पर किसी भी प्रकार का लोड लगाए, ठीक है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा वो क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा वो क्या होगा बेटा 0 होगा। तो अब एक बार मैं ऐसा ही एक बात बता रहा था, तो क्लास में एक बच्चा उठा, उसने कहा कि सर मोमबत्ती को तो अगर हम ऐसा पकड़ते हैं और ऐसा करके कस के उसको दबा देते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज हो जाता है। या सर ऐसे मान लो दबाया नहीं, हमने मोमबत्ती ली, मानो ये मोमबत्ती है और इसको तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ना नहीं बहुत महंगा पेन होता है, इसको ऐसा तोड़ दिया, ठीक है, उसको तोड़ दिया, 2 हिस्से कर दिए, तो वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो बिल्कुल चेंज हुआ यार। अरे भाई मोमबत्ती के 2 टुकड़े कर दिए तो वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, 100% चेंज हुआ, है ना। लेकिन यहां स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि सर वॉल्यूम तो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो सर ऐसा कैसा? तो बेटा एक बात आप लोग लास्ट सेशन की, अगर किसी के मन में ये सवाल उठा, ठीक है, और नहीं उठा तो मैंने ट्रिगर कर दिया है, शायद अब उठ गया होगा कि ये कैसा माजरा है ना। तो बेटा आप लास्ट सेशन में सॉम के अजम्पशन भूल गए, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉम के अंदर पढ़ रहे हैं। जब हम सॉम के अंदर पढ़ रहे हैं तो सॉम के जो भी अजम्पशन होते हैं वो हमारे यहाँ पे वैलिड है, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल। तो सॉम का वन ऑफ द अजम्पशन क्या था, हुक्स लॉ इज वैलिड, है ना, याद है, हुक्स लॉ इज वैलिड। सो जब हुक्स लॉ इज वैलिड सो वी कैन नॉट क्रॉस द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब अगर आप मोमबत्ती में जो लोड लगा रहे हो वो विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ही क्रॉस कर दिए तो आपका सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, आप दूसरे सब्जेक्ट में चले गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो डेफिनेटली अगर विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में आप लोड लगाए वैक्स पे तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसको याद रखिएगा। सर म्यू अगर 0 है तब क्या, तो म्यू 0 किसका होता है जी? सो म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है कॉर्क, ठीक है, एक मटेरियल होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क आपने कहां देखा है, कॉर्क कई बार आपको बड़ी सुंदर सुंदर बोतल्स आती हैं, ठीक है, उसके ढक्कन में यूज होता है, ठीक है। ये क्या भैया मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक बोतल, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इस बोतल के ऊपर ब्राउन कलर का ऐसा ढक्कन लगा होता है, ठीक है, एक ब्राउन कलर का ऐसा ढक्कन सा लगा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो ढक्कन सा लगा होता है, कई बार अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो ये किसका होता है, ये कॉर्क का होता है, ठीक है, ये किसका होता है, कॉर्क का होता है। तो एक ढक्कन आता है जो सील वाला होता है, ऐसा करके तोड़ देते हैं, है ना, है ना। एक बोतल पे, अच्छी बोतलों पे ऐसा कॉर्क का ढक्कन आता है। किस पे देख सकते हो आप, अगर
स्पिरिट की बोतल्स में देखें, ठीक है, स्पिरिट की बोतल्स कभी अगर आप हॉस्पिटल वगैरह जाए तो वहां पे स्पिरिट की बोतल होती है, आप उसके ढक्कनों में यूज होता है। किसी अच्छे मतलब फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, शीशे की बोतलों में पानी देते हैं, तो शीशे की बोतलों में ढक्कन कई बार आपको कॉर्क का मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, ठीक है। तो सर इसका इस्तेमाल बोतलों की ढक्कन में क्यों करते हैं, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू होता क्या है, म्यू होता है रेशियो ऑफ लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विद अ माइनस साइन। और आपको याद होगा कि माइनस साइन हमारा क्या बताता है, माइनस साइन बताता है बेटा हमारा अपोजिट टेंडेंसी टू द लेटरल एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज ओके। तो अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो कैन आई से फॉर एनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन द लेटरल स्ट्रेन इज 0, the lateral strain is 0, right, lateral strain is 0, है ना। अगर म्यू की वैल्यू हमारी 0 है तो लेटरल स्ट्रेन हमारी 0 होती है फॉर वेरी लार्ज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एज वेल, ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ढक्कन में होता है। लेटरल स्ट्रेन का 0 होने का मतलब है कि इसके डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन चेंज नहीं होती। तो जब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन चेंज नहीं होती तो ये इस बोतल के ओपनिंग को अच्छी तरीके से बंद करके रख सकता है, ठीक है। तो कभी अगर कॉर्क की बोतल आप खोलने की कोशिश करें तो ज्यादा खींचिएगा मत, है ना, ठीक है। खींचोगे तो बेचारा टूट जाएगा लेकिन वो खुलेगा नहीं। इसका एक अलग ओपनर आता है, ठीक है। उस ओपनर का यूज करके हम कॉर्क की बोतल्स को खोलते हैं, ठीक है। सो कॉर्क क्या होता है, जिसका पॉइजन रेशियो होता है 0। और कुछ के पॉइजन रेशियो की अगर बात करूं, सो पॉइजन रेशियो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। वैसे गेट में नॉर्मली हमारे बहुत याद करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इतना तो एक्सपेक्टेड है आपसे कि भाई अगर किसी मटेरियल की या किसी प्रॉपर्टी कुछ रेंज है तो उस रेंज पे आप चीजों को सुने और समझे और उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखें। तो पॉइजन रेशियो हमारा नॉर्मली 1/4 to 1/3 वेरी करता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए, ठीक है। अगर आप मेटल्स को देखोगे तो मेटल्स में जो पॉइजन रेशियो होता है वो 1/4 से 1/3 वेरी करता है। नियरली 1/3 यानी 0.33 हमारे स्टील के लिए होता है। कंक्रीट के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वो नियरली 0.2 होता है। तो ये कुछ पॉइजन रेशियो है जिनकी वैल्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप देखो ये सब भी चीजें हमको, ये इक्वेशंस अगर हमें याद है तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। सर और क्या इसमें पूछा जा सकता है, और कुछ हम इवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात, अच्छा चलो जरा जितनी बात की उसके ऊपर के 2 क्वेश्चन बचे थे ना हमारे लिस्ट में, उनको भी निपटा लेते हैं। ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, गेट PYQ। कहां गया भाई, ये मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज 0.5, है ना, अभी हमने देखा। एन इलास्टिक आइसोट्रोपिक बॉडी इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर फॉर नो चेंज इन द वॉल्यूम टू अकर व्हाट शुड बी इज पॉइजन रेशियो। सो क्या खास बात है, फॉर नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो की टर्म क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो पॉइजन रेशियो हमारा क्या होगा, पॉइजन रेशियो होगा हमारा 0.5। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा पढ़े, देखो अभी 3 इक्वेशन से कितना सारा गेट का क्वेश्चन निकला कि नहीं, है ना, मजा भी आना शुरू होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि क्वांटम ऑफ क्वेश्चन हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर लेते सर इन इक्वेशन से और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो 3 इक्वेशन में कितना मसाला निकला, है ना, ठीक है। इन 3 इक्वेशन में अपन और क्या समझ सकते हैं और क्या बात हो सकती है। तो हमारे EG और K, है ना, हमारा EG और K, तो एक बात मन में आती है कि सर इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में देखूं E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, तो अब हमें म्यू की सारी वैल्यूज की रेंज भी मिल गई, हमें म्यू की एक रेंज भी मिल चुकी है कि सर म्यू जो होता है वो 0 से
0.5 के बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है कि म्यू की किसी भी वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रख करके देखें तो आपको ई जो है वो हमेशा जी से बड़ा दिख रहा है। क्यों भाई? म्यू की मिनिमम वैल्यू 0 रख दो तो भी E इज इक्वल टू 2G, यानी किसी भी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो हमेशा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से ज्यादा होता है। और ये बात हमारी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। ये बात हमारी इंडिपेंडेंट है ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू। आई होप ये बात आपको समझ में आती है। सर व्हाट अबाउट के के बारे में बात करते हैं, है ना? के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ओके, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो अब E और K में क्या बड़ा है क्या छोटा है? E और K में कौन ज्यादा है कौन छोटा है, ये बात को आप बिना पॉइजन रेशियो के सहायता के नहीं कर पाएंगे, राइट? बिना पॉइजन रेशियो की मदद से आप E और K में कौन छोटा कौन बड़ा नहीं बता पाएंगे। तो हमें कुछ म्यू की वैल्यू का रेफरेंस लेना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। सो अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू मान लीजिए 1/3 है, ठीक है, तो क्या होगा? तो 1/3 है तो क्या होगा? रख के देख लो, कुछ याद नहीं करने का, फालतू याद नहीं, इक्वेशन याद है तो सब हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 1/3 रख करके देख लेते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 1/3 रख करके देखा इस इक्वेशन में, तो ई और के बेटा हमारे क्या आ रहे हैं? ई और के हमारा बराबर आ रहा है, राइट? क्या सीखने को मिलता है कि म्यू की वैल्यू अगर हमारी 1/3 है तो यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस इनकी वैल्यूज हमारी नियरली सेम होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर और क्या हो सकता है? तो म्यू की वैल्यू सर अगर लेस देन 1/3 हो तो क्या होगा? कुछ याद करना नहीं है, 1/3 से कम की एक वैल्यू सोच लीजिए। 1/3 से कम क्या वैल्यू है? 1/3 से कम क्या वैल्यू हो सकती है? तो 1/3 से कम वैल्यू हो सकती है 1/4, राइट? तो 1/4 इस इक्वेशन में रख करके देख लेते हैं, चलो, है ना? E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 इंटू 1/4, यानी E इज इक्वल टू 3/2K। तो बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? तो E इज इक्वल टू 3/2K आ रहा है, E इज इक्वल टू 3/2K आ रहा है, यानी E इज ग्रेटर देन K है। तो यहां पे जब E इज ग्रेटर देन K है तो म्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/3 होगी तो ऑब्वियसली E इज लेस देन K आएगा, है ना? तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए तो E, G और K के बीच के रिलेशंस को भी आप देख सकते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है? सो आज के इस सेशन में, है ना, हमने क्या देखा? हमने देखा कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और अगर हमें कोई दो दिए हो तो बचे दो कैसे निकाल सकते हैं, और किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको इसमें पूछे गए हैं और बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाते रहे हैं, ठीक है? सो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस सेशन के साथ अब हम और अंदर जाते जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो नेक्स्ट सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अच्छा होने वाला है। सो बिल्कुल मिस मत करिएगा, स्टे ट्यून्ड, और आपसे फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।